गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सलाम अलैकुम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह है और पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं इस प्रोफेशन में पिछले 10 साल से हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साइटिका कोई बीमारी नहीं है, साइटिका एक लक्षण है। ठीक वैसे ही जैसे बुखार या शरीर में कहीं आपको कहीं दर्द है, तो दर्द, बुखार ये सब लक्षण होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं। साइटिका वास्तव में क्या होता है, उसको कैसे, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो किस वजह से होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या टैबलेट्स आप लेते हैं, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या डाइट आपको लेना चाहिए, ये सब जानने से पहले पहले थोड़ा स्पाइन की एनाटॉमी समझते हैं। पहले आपको स्पाइन के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, ये हमारा स्पाइन का एक मॉडल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है हमारे गर्दन का हिस्सा है, ये हमारा मिड बैक होता है, ये लोअर बैक होता है। गर्दन में हमारे 7 हड्डियां होती हैं जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रेस बोलते हैं। बीच में हमारे 12 हड्डियां होती हैं जिसको थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। कमर में हमारी 5 हड्डियां होती हैं जिसको हम लंबार वर्टिब्रे बोलते हैं। फिर लास्ट में ये जो हिस्सा है इसको सेक्रम बोलते हैं और ये कॉक्सिक्स है जो हमारा टेल बोन होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दोस्तों, हर हड्डी के बीच में आपको एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम गादी बोलते हैं, या साइंटिफिक टर्म में आप इसको डिस्क भी बोल सकते हैं। और बगल से देखिए, अगर आप देखें साइड से ये येलो येलो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हमारी नसें हैं। सो इसको एग्जिटिंग नर्व रूट्स बोलते हैं। बीच में से और एक नर्व गई है जो हमारे L1 पे ख़त्म हो जाती है, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो शायद आप सबने सुना ही होगा। समझिए, मैंने एक छोटा सा मॉडल निकाला है, L4 L5 है, ये हमारे पेट का हिस्सा है, ये बैक साइड है। सो स्लिप डिस्क क्या होता है आपका, जो इसमें भी ग्रेड्स होते हैं। आपका डिस्क थोड़ा सा ऐसे स्वेलिंग हुआ है तो उसको बल्ज बोलते हैं, थोड़ा बाहर गया है उसको प्रोट्रूजन बोलते हैं, अगर ऐसे टच कर रहा है तो प्रोलैप्स है जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, या PIVD बोलते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क डिजीज है। मूवमेंट डिफिकल्टी हो रही, ज़्यादा आप खड़े नहीं हो पा रहे, ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, तो लास्ट ग्रेड होता है एक्सट्रूजन, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी ही लगता है, सर्जरी ही उसका एकमात्र उपाय है। तो जो स्लिप डिस्क है, जिसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं, वो जनरली आपको 20 से 45 के एज में कॉमनली दिखता है। क्यों? बिकॉज ये जो डिस्क है ये न्यूक्लियस पल्पोसस और एनुलस फाइब्रोसिस की बनी होती है, और न्यूक्लियस पल्पोसस में 70% वाटर होता है। जैसे जैसे आज आपका एज प्रोग्रेस होगा, धीरे धीरे वो वाटर कंटेंट कम होगा। तो 20 से 45 का जो एज है उसमें स्लिप डिस्क बहुत कॉमन है। बट जो स्टेनोसिस है वो 50-60 के एज में कॉमनली देखने मिलता है। मतलब अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, साइटिका जो है, साइटिका में सर्जरी की जो रिक्वायरमेंट है वो देखा गया है कि लेस देन 10% लोग सर्जरी करवाते हैं। बाकी लोग फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से, प्रॉपर डाइट से, प्रॉपर प्रिकॉशन वगैरह लेकर ठीक हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सर्जन के पास नहीं जाना है, बट ये है कि आपकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको MRI में दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मतलब आपको दिखा रहा है कि 4था ग्रेड है, कि पैरों में वीकनेस आने लग गया है, आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, और MRI जो दिखा रहा है और आपके सिम्टम्स भी वैसे मैच हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सर्जन के पास ही जाना है। क्योंकि कल अगर देखा जाए दोस्तों, तो एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं। हार्डली आपको 2 स्टिचेस लगते हैं बैक में, वो डिस्क को कट करके निकाल दिया जाता है जिसको माइक्रो डिसेक्टमी बोलते हैं। उसके बाद 3-4 वीक्स या 6 वीक्स मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करते हैं, आप नॉर्मल, एकदम नॉर्मली चलने लग जाते हैं। चलिए आप साइटिका से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो साइटिका में क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली लोग मेरे पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं कि उनको बैक में से पैरों में दर्द जा रहा है। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो साइटिका होता है उसमें एक तरफ ही दर्द होना चाहिए। अगर आपके कमर में दर्द जा रहा है, मोस्ट कॉमनली एक पैर में, लेफ्ट में या राइट में दर्द जाना चाहिए। अगर दोनों साइड दर्द जा रहा है, वो 10 में से 1 पेशेंट ऐसा होगा जिसको दोनों तरफ जाएगा। दर्द के अलावा और क्या सिम्टम साइटिका देता है? साइटिका, कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे टिंगलिंग हो रही है पैरों में, कमर से लेकर पूरा पैरों तक टिंगलिंग हो रही है। तो टिंगलिंग मतलब झंझनाहट। कोई कोई मुझे बोलता है नमनेस हो रहा है। नमनेस मतलब सूनापन, मुझे जैसे इस पैर में फील होता है वैसे दूसरे पैर में फील नहीं हो रहा है। कितने लोग बोलते हैं मेरा पैर, मुझे हैवीनेस फील हो रहा है।
पूरा पैर में मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या फिर कोई बोलता है कि मुझे तलवे में या सोल पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो अलग अलग तरीके का सिम्टम्स होता है। मैंने और कुछ और ऑकवर्ड सिम्टम्स भी सुने हैं। कोई कोई मुझे ऐसा बोलता है कि सर मुझे कोई स्क्रू ड्राइवर लेके उसको टाइट कर रहा है। तो ऐसे वेक सिम्टम्स भी आते हैं। सो ये सब नर्व रिलेटेड सिम्टम्स ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सिम्टम्स की बात, क्या क्या लक्षण साइटिका देता है। अब हम कॉजेज़ के बारे में जानते हैं कि साइटिका क्यों होता है, किन को होता है। तो अगर आपका पोस्चर ख़राब है, फॉल्टी स्लीपिंग पैटर्न है, आप बाइक चला रहे हैं गलत पोजीशन में ऐसे झुक के चला रहे हैं, जर्क्स लग रहे हैं, या आप कंटिन्यूसली डेस्कटॉप पे 6-8 घंटे विदाउट ब्रेक काम कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको साइटिका हो सकता है। तीसरा जो है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इंजरी हो गई, चोट लग गई आपको, सडन ऐसा झटका लगा बैक पे, तो भी आपको वो डिस्क पीछे जाके नर्व को दबा के साइटिका लाइक सिम्टम्स दे सकती है। आपने जिम में कोई झुककर हेवी वजन उठा लिया है। बहुत लोग ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे वो साइटिका लाइक सिम्टम्स आने लगे हैं। तो कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं दोस्तों। जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जनरली हम 2-3 चीज़ें असेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या असेस करते हैं, पेशेंट बैठा हुआ है, पैर सीधा करने बोलते हैं, पैर सीधा करके एंकल को अपनी तरफ खींचना होता है उनको, और फिर उनको झुकने बोलते हैं। अगर उनको पैर का पूरा दर्द कमर तक जा रहा है तो उसको स्लम टेस्ट पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर स्लम पॉजिटिव है तो वो कंफर्म करता है कि आपको डिस्क पैथोलॉजी है या साइटिका है। दूसरा जो है दोस्तों, SLR टेस्ट होता है। आप पेशेंट सीधा लेटा होता है, उसको पैर उठाने बोलते हैं। जब वो पैर उठाता है तो 30-40 डिग्री, 30 से लेकर 70 डिग्री के बीच में उसको दर्द होता है। या कोई पेशेंट तो उठा भी नहीं पाते अक्यूट केसेस में, तो वो भी टेस्ट पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास कोई क्रॉनिक पेशेंट आया, बहुत टाइम से उसको वो दर्द है, तो ये 2 टेस्ट के अलावा हम उसका जो ग्रेड 2 है उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो स्ट्रेंथ का जो पावर 5 होना चाहिए, अगर वो 3 है, 2 है, अगर 3 से नीचे है तो हम उसको सर्जन के पास रेफ़र कर देते हैं। अगर 3 के ऊपर है तो रिकवरी होने का चांस पूरा होता है। और बहुत कंडीशंस में बहुत बारी हम लोग रिफ्लेक्सेस भी चेक करते हैं। ये तो रही क्लिनिकल डायग्नोसिस की, क्लिनिकल टेस्ट की बात। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस क्या आप करा सकते हैं। जहाँ हमको डाउट होता है कि नहीं इनको ये सिम्टम्स हैं, उसका ग्रेड जानने के लिए, उसकी सीवियरिटी असेस करने के लिए हम वो पेशेंट को MRI के लिए भेजते हैं। अगर आपको नर्व का सिम्टम्स है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर एन MRI, बिकॉज एक्सरे खाली आपको बोन का स्टेटस बताएगा। वो आपको स्लिप डिस्क है या स्टेनोसिस है वो अच्छे से एक पिक्चर नहीं दे पाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, जो क्रॉनिक पेशेंट्स की बात अभी मैंने की कि नर्व वीकनेस की, नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से और मसल वीक हो रहा है, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस ऊपर नहीं आ रहा है, पावर कम है, वो केसेस में हम NCV और EMG स्टडीज़ के लिए भी पेशेंट्स को भेजते हैं। चलिए अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सो जो साइटिका का ट्रीटमेंट होता है उसमें जनरली 90% केसेस में लोग फर्स्ट प्रेफरेंस उनका वही होता है कि आप जनरल प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं सो आप वहाँ पे आपको प्रीगैबलिन रेफ़र किया जाता है, जो आप रात में वो टैबलेट लेते हैं। आपको मसल रिलैक्सेंट्स प्लस पेन किलर्स दिए जाते हैं एंटासिड के साथ में, प्लस आपको मल्टीवाइटामिन्स दिए जाते हैं, या फिर कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है, या फिर विटामिन D दिया जाता है वंस अ वीक फॉर 8 वीक्स, ऐसे सो एंड सो। तो वो आप सब दवाइयाँ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दवाइयों के साथ साथ आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज नंबर 1 इज़ विंडशील्ड वाइपर। यहाँ पर लाना है, 10 सेकेंड्स के लिए रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। आपको अज्यूम करना है कि आपके बैक के नीचे कुछ रखा हुआ है, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, तो आपको जो पेल्विस है ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको ध्यान रखना है कि कमर नहीं उठनी चाहिए। आपको नी को पुल करना है और अपने ऑपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाना है, जितना आप कर सकते हैं। 10 सेकेंड रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दोनों पैरों को सेम। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। चौथी एक्सरसाइज में आपको ऐसे बस इतना आधा आना है, सामने की तरफ देखना है, 10 सेकंड रुकना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पांचवी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक हाथ उठाना है और उसको ऑपोजिट वाला पैर उठाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पोजीशन में जनरली जो साइटिका के पेशेंट्स होते हैं उनको सीधा लेटने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से पैरों के नीचे पिलो रखकर लेट सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो नर्व होती है साइटिका वो रिलैक्स हो जाती है नी के वहाँ पर, और आपका पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होने की वजह से आपका बैक फ्लैट हो जाता है, तो आपको काफ़ी राहत होती है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो कर रहे हैं क्या करना चाहिए इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, और वो सब लोग करते हैं, बट क्या नहीं करना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आपको वुंड हुआ है, आप सुबह में एंटीबायोटिक्स लगा रहे हैं और शाम को आप उसको कुरेद रहे हैं, तो वो कभी भी हील होने वाला नहीं है। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके साथ। सो अभी क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उसके बारे में फोकस करते हैं। सो पहला चीज़ है, आप जो भी साइटिका से ग्रसित हैं, जिनको भी साइटिका लाइक सिम्टम्स हैं, उनको नीचे फ्लोर पे क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, उनको सामने से झुकने वाली एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चौथा, अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंट रेस्ट पॉजेस की ज़रूरत है, मतलब हाफ एन आवर अगर आप काम कर रहे हो तो आप बीच में 1-2 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा वॉक कीजिए, फिर आकर बैठिए। पांचवा, जैसे कि आप लेटे हैं, सीधा लेटे हैं, तो आपको कभी भी करवट में आके उठना है, आपको सीधा झटके से उठना नहीं है। छठा, कि आपको वजन वाली चीज़ें 2 किलो से ज़्यादा वजन है तो बिल्कुल नहीं उठानी है, और ज़्यादा ना तो आपको चलना है ना तो ज़्यादा बैठना है, मतलब आपको बीच बीच में पोजीशन चेंज करनी है। ऐसा नहीं कि हमेशा आप चेंज ही करते रहो, बट हाँ, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे सोच रहे हैं कि मैं बैठूं, तो नहीं बैठना चाहिए, पोजीशन चेंज करो। सो इनिशियली क्या होगा, जैसे आपके नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो आपको मसल्स धीरे धीरे वीक हो रही हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो क्या होगा, आप ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। सो अगर आपको 5 मिनट चलते हैं, 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, वो अच्छा रहेगा। बीच बीच में ब्रेक्स की ज़रूरत है ताकि मसल्स पे उतना लोड ना बढ़े, उसकी इतनी टैक्सिंग ना हो। आप ज़्यादा मसल से एफर्ट नहीं ले सकते बिकॉज वो ऑलरेडी थोड़ी वीक हो गई है। अब थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स की भी बात करते हैं। क्या होता है, दवाइयाँ ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, बट इंटरनली भी आपको अगर आपको कुछ डेफिसिट है, विटामिन डी, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन हो गया है आजकल। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो B12 का डेफिशिएंसी थोड़ा लेस कॉमन है, बट D3 ऑलमोस्ट सभी को कम होता है। तो D बोन्स को चाहिए एंड विटामिन B12 आपकी मसल्स को चाहिए। सो आपको मेडिसिन तो चल ही रही हैं, बट आपको ऐसे डाइट्स भी लेने हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, प्लस आपको ये सब जो न्यूट्रिशन है उसमें वो रिच हो। सो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स में क्या क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक आपको हैबिट बनानी पड़ेगी कि बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या क्या कर सकते हैं। तो आप रोज़ का एक गिलास गर्म पानी में आप अदरक, जिंजर जिसको बोलते हैं, वो पीस के वो पी सकते हैं, ठीक है, एक हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, जो उसको आजकल लोग टर्मरिक लैटे भी बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, आप अखरोट खा सकते हैं, उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चौथा, फ्लैक्स सीड्स आपने सुना होगा, जिसको अलसी बोलते हैं, वो चीज़ आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको हीलिंग में हेल्प करेंगी क्योंकि ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ आती हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे साइटिका हो ना, उसके लिए क्या करना है, मतलब प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए। तो प्रिवेंशन के लिए ये है कि आप अच्छा पॉस्चर मेंटेन रखें, गुड पॉस्चर में रहें। गुड पॉस्चर का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लैपटॉप, डेस्कटॉप के सामने बैठे हैं तो थोड़ा स्ट्रेट बैठें, बैक पे एक पिलो आती है जो बैक स्पाइन को स्ट्रेट रखती है, कर्व्ड रखती है, सॉरी। सो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एवरी 1 आवर 2 आवर्स में आप उठिए कंटिन्यूसली, ऐसे कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच एक जगह पे बैठना सही नहीं है, तो आप उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स रखिए, तो उससे आपका पॉस्चर सही रहेगा।
डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। एटलीस्ट बेसिक एक्सरसाइजेस भी अगर आप करेंगे, जिसको कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं, तो भी इनफ है। डेली बेसिस पे आपको एक्टिव रहने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप स्टैटिक साइकिलिंग भी कर सकते हैं घर में लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चीज़ जो है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप ज़्यादा प्रोन है वो चीज़ के, साइटिका होने का ज़्यादा चांस है। तो आप वेट घटाएं वॉकिंग से या डाइट से, जैसे भी आप घटा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।